चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य वंश। ये रही मौर्य वंश की वंशावली। शुरुआती 3 शासक बहुत ही प्रभावशाली साबित हुए हैं और सम्राट अशोक के बाद सारे उत्तराधिकारी बहुत ही दुर्बल साबित हुए हैं। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और मौर्य साम्राज्य का विनाश 198 ईसा पूर्व में हुआ। चलिए अब बात करते हैं मौर्य वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। सिकंदर के लौट जाने और उसकी अकाल मृत्यु के कारण पंजाब में फैली अराजकता का चंद्रगुप्त ने लाभ उठाया और अपने सुयोग परामर्शदाता मंत्री चाणक्य की मदद से यह पंजाब के सम्राट बन बैठे। तक्षशिला धनुर्विद्या तथा वैदक की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं से ग्रहण की थी और कौशल के राजा प्रसेनजित, मगध का राजवैद्य जीवक जी, सुप्रसिद्ध राजनीतिविद चाणक्य, बौद्ध विद्वान वसुबंधु आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। चलिए बात करते हैं कुछ मौर्य प्रशासन के बारे में। केंद्रीय अधिकारी तंत्र सबसे ऊंचे अधिकारी तीर्थ कहलाते थे और ये 18 तीर्थंकर के निम्नलिखित नाम हैं। अमात्य पुरोहित का काम था प्रधानमंत्री और तथा धर्म अधिकारी का। अमात्य समहर्ता का कार्य था राजस्व विभाग का प्रधान अधिकार। अमात्य संधिधात का कार्य था कोषाध्यक्ष। अमात्य प्रदेष्टा का कार्य था फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। अमात्य नायक का काम था सेना का संचालन करना। अमात्य कार्मिटिक का काम था उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षण। अमात्य व्यवहारिक का कार्य था दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। अमात्य दंडपाल का कार्य था सेना की सामग्री को जुटाने वाले प्रधान अधिकारी इत्यादि। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी जो मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य के शूद्र कुल का और जैन एवं बौद्ध साहित्य उसे क्षत्रिय कुल का मानते हैं। चंद्रगुप्त के दो और नाम थे, एक नाम था सेंडोकोटस और दूसरा नाम था एंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ। फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के बीच संधि हुई तथा सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया था। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने यूनानियों को भारत के से बाहर निकाल दिया। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए थे। चंद्रगुप्त को यूनानी ने सेंड्रोकोटस कहा। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार किया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, तारान प्रांत दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हेलेना सेल्यूकस की पुत्री थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी तमिल ग्रंथ अहानानूर में और पुरानानूर से मिलती है।
चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के 6 अंग थे: अश्व सेना, हस्ती सेना, पैदल सेना, नौसेना, रथ सेना और सैन्य सहायता विभाग। विभागों के अध्यक्ष को अमात्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त का जैन गुरु भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से शरीर का त्याग किया था। विलियम जेम्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में चंद्रगुप्त से की है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर समूचे भारत पर आधिपत्य स्थापित किया। चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया। 7 जातीय दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर या शिल्पी, सैनिक निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग थे। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोधा नाम दिया था। अब चलते हैं अपने दूसरे शासक के बारे में थोड़ी बात करेंगे। इनका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व था। शासक का नाम है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकेटस या अमित्र घाट के नाम से जानते हैं। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तक्षशिला विद्रोह दबाने के लिए अशोक और सुसीम को भेजा गया था। बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत डाइमेकस आया था। बिंदुसार के 4 और अलग नाम थे। पहला नाम था भद्रसार, दूसरा था अमित्रोकेटस, तीसरा था सिंहसेन, चौथा था अलीड्रोकेडस। बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक मांगा था। एंटियोकस ने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का यूनाई था। पिंगलक्स नामक आजीविक विद्वान बिंदुसार के दरबार में रहता था। अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी पिंगलक्स ने की थी। बिंदुसार की मृत्यु समय अशोक उज्जैन में राज्यपाल था। बिंदुसार ने 2 समुद्रों के बीच भूमि समेत 16 राज्यों को जीता था। आजीवक बनने से पूर्व बिंदुसार ब्राह्मण धर्म को मानता था। चाणक्य ने 3 मौर्य राजाओं के राज्य का संचालन किया। तक्षशिला विद्रोह का मुख्य कारण अधिकारी का दुर्व्यवहार था। अब थोड़ी बात करेंगे चाणक्य के बारे में। इन्हें चाणक्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की, जो लोक प्रशासन एवं राजनीति शास्त्र से संबंधित है। इस पुस्तक में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण तथा 6000 श्लोक हैं। इस पुस्तक की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र में किसी भी मौर्य शासक का उल्लेख नहीं है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में यह वर्णन किया है कि भूराजस्व कुल उपज का 1/6 भाग होना चाहिए। बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य के पिता का नाम चणक था। अब बात करते हैं महानतम शासक अशोक की। अशोक 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया।
मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक अशोक था। सिंघली अनुश्रुत के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। अभिलेखों में शासक को देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया गया। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन नाम से जाना जाता है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। अशोक के दो अन्य नाम थे, प्रियदर्शी और अशोकवर्धन। अब बात करते हैं सम्राट अशोक के महत्वपूर्ण अंग कलिंग के युद्ध के बारे में। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में नंदराज शासक था। वह हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय की थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। अशोक ने नेपाल में ललित पतन नगर बसाया। अशोक चक्र धर्म चक्र का वर्णन करता है जिसमें 24 तीलियां हैं। इसे अशोक चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि लॉन कैपिटल सारनाथ सहित सम्राट अशोक द्वारा जारी अशोक के फरमानों का चक्र उत्तीकरण किए गए हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग कर धर्म घोष अपनाया। अशोक की कर नीति की जानकारी रोमनीदेई अभिलेख से मिलती है। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले वह भगवान शिव की पूजा करते थे। अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बराबर पहाड़ी पर आजीविक के लिए अशोक ने कर्ण, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी गुफाओं का निर्माण कराया। अशोक ने लुम्बिनी को धार्मिक करों से मुक्त कर दिया। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। असंधिमित्र एवं कारुवकी अशोक की पत्नी थी। कारुवकी के पुत्र का नाम तीव्र था। अशोक की एक अन्य पत्नी थी। नागदेवी से उत्पन्न पुत्र पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा थे, जो विदिशा के शेषी की पुत्री थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। मौर्यकालीन साम्राज्य 4 प्रांतों में बांटा था। प्रादेशिक राज्यों और युक्तक ये सभी अधिकारी प्रति 5वें वर्ष राजनिरीक्षी गठन के लिए जाते थे। अशोक के धर्म मुख्य सिद्धांतों के बारे में अब थोड़ा सा बात करेंगे। कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय कांप उठा और उसने भविष्य में हिंसा की नीति अपनाने की ठानी। उसने बौद्ध धर्म से दीक्षा ली और एक नए मत का संस्थापक बन गया, जो अशोक के धर्म के नाम से जाना जाता है। अशोक के धर्म के प्रमुख सिद्धांत थे बड़ों का आदर करना, छोटों के प्रति उचित व्यवहार, सत्य भाषण, अहिंसा, दान, पवित्र जीवन, सत्य, शुभ कर्म और धार्मिक सहनशीलता आदि। अब बात करते हैं अशोक के राज्यादेश के बारे में। अशोक ने अपनी प्रजा के पद प्रदर्शन एवं उन्हें धार्मिक सिद्धांतों से परिचित कराने के लिए चट्टानों, स्तंभों तथा गुफाओं पर राज्यादेश खुदवाए। ये आदेश अशोक के साम्राज्य के 30 भिन्न स्थानों पर मिले हैं। पहला शिलालेख में इनमें अशोक की धार्मिक यात्राओं, धर्म के नियमों, अहिंसा की नीति के विषय में लिखा है। 14 शिलालेख 2 लघु शिलाओं वाले राज्यादेश, 2 कलिंग राज्यादेश, भाब्र राज्यादेश मिले हैं। स्तंभ लेख में 3 प्रकार के हैं: 7 स्तंभ राज्यादेश, लघु स्तंभ राज्यादेश और तराई के स्तंभ राज्यादेश।
और गुफा लेक में जो गया के पास बाराबर पहाड़ी के 3 गुफाओं के दरवाजों पर मिले हैं। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण की। अशोक के दुर्बल अधिकारी, ब्राह्मण द्वारा विद्रोह, आंतरिक विद्रोह और विशाल साम्राज्य, गुप्तचर विभाग का अभाव, उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव, राज्यपालों के अत्याचार, विदेशी आक्रमण, धन का अभाव, सैनिक शक्ति का क्षीण होना। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने राज्य स्थापित किया। पुष्यमित्र शुंग मौर्य का सेनापति था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग राजा बना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।